नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जानदार तरीके से मैथ के पोर्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग उस कंसेप्ट को भी जान रहे हैं। हर एक चैप्टर के अलग अलग कंसेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझकर हम लोग आगे जानने का प्रयास कर रहे हैं और प्रश्न पीपीटी पे भी लगा रहे हैं। तो कुछ छोटा छोटा पोर्शन को बता रहे हैं, अभी बस आपको इंटरेस्ट जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैथ में आपकी रुचि जग जाए। जब रुचि आज जग जाएगी, आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आपको एक एक प्रश्न फिर टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आप मैथ के लिए आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क जुड़े और सारे चैप्टर को वीडियो में जाकर आप देखने का प्रयास करें। एक वीडियो को एक बार दो बार देखने का प्रयास करें। जैसा एक सेगमेंट यहाँ पे है मैथ का 2D और 3D, होता है ना कि आईने के 100 टुकड़े मैंने करके देखा है, एक में भी तन्हा है, 100 में भी अकेले हैं। कहने का मतलब यह है कि आज जो 2D 3D की पोर्शन की बात करेंगे कि आप इस 2D 3D होता क्या चीज है, ये मैथ में किस तरह से उपयोग होता है। इस पोर्शन को कभी हम 2D 3D कह लेते हैं, इस पोर्शन को कभी मेंसुरेशन कहते हैं, तो इस पोर्शन को हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं, कभी कभी क्षेत्रफल कहते हैं, कभी कभी आयतन कहते हैं। तो इसमें जब शब्द अलग अलग आते हैं, तो जब शब्द आप जानते रहेंगे तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये पोर्शन अच्छा है, यहां से दिया हुआ है। इन पोर्शन में आपके प्रश्न भी आते हैं और प्रश्न के साथ साथ आपके प्रेजेंटेशन भी आता है। और ये ऐसा पोर्शन है 2D और 3D कि ये पोर्शन ऐसा है कि मैथ और रीजनिंग इसमें दोनों को भी समाहित करके प्रश्न को पूछ लेता है। तब हम इन फिगरों को अगर नहीं जान पाते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, और जब गलतियां हो जाती हैं तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आपको बिल्कुल इसका डर खत्म कर देंगे। और आप जब इस चीज को नहीं कर पा रहे होंगे तो आज के दिन से, जब वीडियो जिस दिन आज जब समाप्त होगा, आप देखेंगे इस वीडियो को, लास्ट में कहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये चीज आया या ना आया। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं दोबारा आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे अपने आप पर अटूट विश्वास है कि आज गणित का डर खत्म होगा, जान लीजिए। तो आइए हम लोग 2D और 3D के पोर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये देखें 2D क्या है और 3D क्या, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। बीमी की बात कर रहा है, इसमें 2 बीमी है और इसमें 3 बीमी की बात कर रहा है, 3 बीमी। बीमा क्या चीज होता है, बीमी क्या चीज होता है, ये चीज जानने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर को कहीं ना कहीं क्षेत्र मिति समझते हैं, क्षेत्र मिति समझते हैं, मेंसुरेशन मेंसुरेशंस की बात करते हैं, ये क्षेत्र मिति की बात करते हैं। मिति मीन्स पैमाना और क्षेत्र मीन्स क्षेत्र। क्षेत्र क्या हो, क्षेत्र होता क्या है, आप सुने होंगे गांव में खेत, खेत। तो जो खेत है वो तद्भव शब्द है और इसी का तत्सम शब्द, तत्सम शब्द जो होता है वो हमारा क्षेत्र होता है, क्षेत्र होता है। ये दो बात आप समझ गए होंगे कि खेत क्या है और क्षेत्र क्या है। इसी क्षेत्र से ये मिति, मिति मीन्स होता है मापन, मापन। तो आप समझ गए होंगे यहां से कि खेत की मापन,
खेत की मापन। कोई जरूरी नहीं कि खेत की मापन, खेत तो एक तद्भव शब्द है, वो एक उसमें बात करेंगे कि आप खेत मतलब जानते हैं कि अगर ऐसे खेत हो इस तरह से, इस तरह से, यही खेत है, चारों तरफ से जो मेड़ बन गई इसी को हम मेड़ कहेंगे, हरी हरी घास लगी हुई है, और इसी हरी हरी घास पे पीला पीला सरसों फुलाया हुआ है, देख रहे हैं हरियाली। ठीक, तो ये जो अंदर अंदर जो भाग है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी वाले भाग को हम कहते हैं क्षेत्र। और पूरे इस बात को हम क्षेत्रफल से, रिजल्ट से, एरिया से संबंधित रखते हैं क्षेत्रफल। और जो किनारे किनारे ये मेड़ पड़ी हुई है यूं इस तरह से, इस मेड़ को, इसी को हम कहते हैं परिमाप, या फिर आप जाएंगे परिमिति, या वृत्त को जब लेंगे तो इसी को कहेंगे परिधि। परिधि एक केंद्र से लेकर चारों तरफ खींच दिए, इसी को हम क्या कहेंगे, इस वाले पोर्शन को परिधि। तो कुल मिला के पैमाने को, मानक को जब हम मानेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। अब दो चीज का आपका कंफ्यूजन दूर हो गया हो कि आखिर क्षेत्रमिति क्या चीज है और क्षेत्रफल क्या चीज है, परिमाप क्या चीजें हैं, परिमिति क्या चीज है और परिधि क्या चीज है। हम एक एक बिंदु पे इस पे बात करेंगे। अब आइए सबसे पहले हम 2D और 3D की बात कर लें। 2D की अगर बात करते हैं तो 2D में आता क्या है, कुल मिलाकर इसको देखने का प्रयास करेंगे। आप देखिए पहला त्रिभुज। अब 2D में किस चीज की बात करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई की। अगर ऊंचाई भी ले लें तो इसमें सिर्फ इस दो बीमा की बात करेंगे, लंबाई या चौड़ाई की बात कर लें, या फिर चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर लें। तो जब दो चीजों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इन दो बिंदुओं में सिर्फ 2D को ही लेंगे, तीन बात इसमें नहीं लेंगे। देख लीजिए अगर यहां पे 3D की बात करेंगे तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों की बात करेंगे। आज जब तीनों की बात करेंगे तो वह पोर्शन 3D के अंतर्गत रखा जाता है। यहां तीन वस्तु में यहां पर भी दो को ले सकते हैं, यहां पर भी दो को ले सकते हैं। तो जब दो वस्तुओं की बात करेंगे या फिर इन दोनों की बात करेंगे, इन तीन में जब दो दो पैमाने को लेंगे तो वह 2D के अंतर्गत चला जाएगा। और जब तीनों को लेने का प्रयास करेंगे तो इन तीनों को एक साथ लेने का प्रयास करेंगे, यह 3D के अंतर्गत आ जाएगा। आप देखिए सबसे पहले बात देख लीजिए कि इसको ये यहां से यहां तक खींच दें तो यह इसकी क्या हो जाएगी, यह इसकी लंबाई हो जाएगी। और लंबाई हमेशा चौड़ाई से बड़ा होता है, चौड़ाई से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको हम लेंथ बोलेंगे, इसको हम ब्रेथ बोलेंगे, मतलब चौड़ाई हो गई। अब बात करेंगे कि इसी की ऊंचाई की, तो इसी पे अगर कोई बिल्डिंग हम इस तरह से बना दें, इस तरह से बना दें तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की अगर बात हम करेंगे तो वह सिर्फ और सिर्फ 3D के अंतर्गत आएगा, 2D के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन उसमें भी 3D में कभी दो पोर्शन की सिर्फ बात कर रहे हैं तो वो चीज 2D में आ जाएगा। यानी दो लंबाई चौड़ाई को ले लें, चौड़ाई ऊंचाई को ले लें, ऊंचाई लंबाई को ले लें, बस दो चीज की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो 2D के अंतर्गत आएगा। तो देखिए ये देखते हैं कि कौन कौन 2D में आता है, कौन कौन 3D में आता है। ये देखिए त्रिभुज हो जाएगा, इसके बाद आपका
चतुर्भुज हो जाएगा, और तीसरे में आपका क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज में समलंब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, फिर विषम बाहु त्रिभुज। ये देखिए त्रिभुज, समलंब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और सम द्विबाहु त्रिभुज। इसकी बात करेंगे कि आखिर त्रिभुज किसे कहते हैं, आखिर त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए यहां बात आती है त्रिभुज की, त्रिभुज की तो जिस ट्रेंगल की बात आती है, तो जिस आकृति में 3 भुजा और 3 कोण विद्यमान हो उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब इस कोण और रेखा के आधार पर अलग अलग त्रिभुजों का अलग अलग नाम होता है, तो उसी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अब एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, पीसीएस में एक सवाल सी सेट में पूछ लिया था कि रेखा किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं। अब इसमें भी होता है कि रेखा खंड कौन सा है, रेखा खंड कौन सा, अलग अलग चीजें हैं, रेखा कौन खंड क्या है। अब देखिए बिंदु, ये बिंदु यहां खींच दिए, ये बिंदुओं के मिलान से जो आकृति बनती है, यहां पे ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको दिखेगा एक रेखा टाइप का, एक लाइन टाइप का दिख रहा है ना, दूर से दिखेगा। मैं डॉट डॉट किया तो बिंदुओं के मिलान की आकृति को रेखा कहते हैं। अब सुन लीजिए, अब इनको रेखाओं के कटान बिंदु के अंत भाग को कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। देखिए ये रेखा एक रेखा एक कट गई, अंत भाग को यहां से अंत भाग को कोण कहते हैं। बा कोण ये हो जाएगा और ये कौन सा कोण हो जाएगा, अंत कोण हो जाएगा। तो ये चीज पीसीएस में सवाल पूछ लिया था कि रेखा किसे कहते हैं, कई विकल्प देकर पूछने का प्रयास किया था उसमें। तो ये आपके एडवांस मैथ के पोर्शन इसमें है, ज्यामिति में जो पढ़ेंगे। अभी हम 2D 3D की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना बात करने का प्रयास करेंगे 2D में 3D में क्या क्या होता है, ये चीज समझने का प्रयास करिए। देखिए अब चतुर्भुज की अगर बात हम करते हैं तो देखिए अलग अलग नाम आ जाएंगे, यहां पे अलग अलग नाम आ जाएंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसके बाद समचतुर्भुज, 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 समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम लंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद ये चीज हो गए समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसके बाद आयत, इसके बाद वर्ग इसी के अंतर्गत आएगा। अब ये कैसे कैसे निर्माणित होते हैं ये बात समझने का प्रयास करिए तो 2D के अंतर्गत आएगा। इसके बाद वृत्त हो गया। वृत्त एक केंद्र बिंदु से निश्चित दूरी को खींची गई आकृति को हम वृत्त कहते हैं। अब देखिए एक शब्द वृत्त है और एक शब्द गोला है, तो लोग सोचते हैं कि वही हमारा क्या है, गोला है। वृत्त और गोला आपस में बराबर। तो रीजनिंग में क्वेश्चन विषम जब एनालॉजी का देता है तो 3 तो 2D का देकर एक 3D एंट्री कर लेगा, या 3 3D का देकर आकृति एक 2D का एंट्री कर लेगा। तो बच्चे सोचते हैं अगर मैं कहूं यहां पे कि भिन्न कौन है, भिन्न है, मैथ वाले पोर्शन और रीजनिंग वाले पोर्शन में विकल्प नंबर ए आयत, विकल्प नंबर बी वर्ग, सी
गोला, डी वृत्त और ई त्रिभुज। तो आपको लगेगा कि सर ये देखिए त्रिभुज अलग है, लेकिन ये देखिए ये भी 2D के अंतर्गत आएगा, 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 लेकिन जो गोला होगा वो 3D के अंतर्गत आएगा। तो इसमें भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला पोर्शन हो जाएगा। अब आप इस बात को समझने का प्रयास कर लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना और कितनी जरूरत है इसे पढ़ना। इससे जब प्रश्न आकृति में जब एंट्री करा के प्रश्न पूछ लेता है तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न आप बना नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि आपको कंसेप्ट पता नहीं है। और जब कंसेप्ट बाबू आपको पता नहीं रहेगा तो आप सवाल कभी नहीं लगा पाएंगे, जान लीजिए। तो मैं कंसेप्ट समझाने के लिए आया हूं। आपको 2D में मैं बता दिया कि 2D में कौन कौन पोर्शन आएंगे। तो 3 पोर्शन, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। 3 भुज का मतलब क्या है, भुज का मतलब भुजा, रेखा, मतलब इस तरह 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। इसके अंतःकोण का मान 180 डिग्री, इसके अंतःकोण का मान 360 डिग्री होगा और वृत्त भी हमारा 360 डिग्री का होगा। अब इसमें अलग अलग नाम है कि समांतर किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। और उधर त्रिभुज में भी समलंब किसे है, समकोण है, समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है त्रिभुज। तो अलग अलग क्या है, नाम है। ठीक, तो आप एक चीज कंफर्म हो गए होंगे कि 2D के अंतर्गत आता क्या है। सबसे पहले आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, चाहे जिस चीज की भी तैयारी करिए, आप मेरी वीडियो चाहे जहां से देख रहे होंगे, एक चीज आप समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले सिलेबस आपके दिमाग में एंट्री होना चाहिए। आपको जाना कहां है, मंजिल कहां है, और मंजिल में जब जाएंगे तो बिखरने के लिए बहुत सारे, तोड़ने के लिए रास्ते हैं। सोचा था चमन में बहार देखेंगे, गुलशन में बुलबुलों का प्यार देखेंगे, लेकिन पर ये नहीं सोचा था कि अपने ही आंगन में अपनी मजार देखेंगे। वक्त कहता है संभल जाओ, जमाना कहता है बदल जाओ, और जिस घर को सजाया था सपना समझकर वही घर कहता है निकल जाओ। कहने का मतलब मेरा ये है साथियों कि आपका जो भविष्य है वो आप ही के निर्णय पे डिपेंड करता है, और आप मेहनत करेंगे उसको पॉजिटिव करने के लिए तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो एक दिन वही कष्ट देगा। आप मेहनत करिए, आप पारदर्शिता से समझ समझ के पढ़िए। आज खुशी की बात आई है, मैं खुश बहुत हूं। हमारे एक स्टूडेंट, बहुत प्रिय सब स्टूडेंट होते हैं लेकिन बड़ी उम्मीद की बात है, एक मेरा स्टूडेंट है अजय बिंद है, गाजीपुर पृथ्वीपुर के रहने वाले हैं। चर्चा करूं, यूपी पुलिस का जो रिजल्ट आया था तो हॉस्टल से 2-3 बच्चों का हुआ, उसमें बच्चे ही 5-6 थे हॉस्टल में पुलिस वाले। तो ये लगा कि पता ना उस बच्चे का हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि भाइयों ने बहुत मेहनत करके उस बच्चे को पढ़ाया और श्रवण का हुआ। आज उन्होंने फोन करके बताया कि सर आपसे मैं मिलने आ रहा हूं, मेरा भी नियुक्ति मेडिकल वगैरह हो गया, पुलिस में मेरा सिलेक्शन। इतनी बेहद खुशी मिली है कि चलो भैया कम से कम अजय का हो गया। तो उनके परिवार के मेहनत को सलाम है, और ये पता है कि जो निरंतर मेहनत करेगा, लगातार संघर्ष करेगा, वो एक दिन मंजिल को जरूर पाएगा, जान लीजिए। हम लोग 2D 3D को पढ़ रहे हैं, तो एक चीज जान लीजिए कि 2D के अंतर्गत क्या आ जाएगा। ये 3 बात आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि 2D में त्रिभुज, त्रिभुज से बनी हुई जितनी आकृतियां होंगी वो चीज आएंगी, यहाँ समकोण हो जाए। चतुर्भुज 4 भुजाओं से बनी हुई आकृतियां आएंगी, और वृत्त आ जाएगा, ये चीज इसके अंतर्गत आएगा। और इससे रीजनिंग में भी प्रश्न पूछता है। रीजनिंग आपका ऐसा पोर्शन है कि कोई कहीं से बाकी नहीं होता। हिंदी, अंग्रेजी और मैथ, हर पोर्शन से, जीएस का तो पोर्शन से, वही तो रीजनिंग को ही तो वही रीजनिंग तार्किक होता है, उसीलिए तो रीजनिंग दिया जाता है। तो ये हम 3D में बताने का प्रयास करेंगे कि 3D में क्या होता है, ये जानने का प्रयास करिए। आगे और भी होंगे तो लिखेंगे।
जिससे घन हो गया, और घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, फिर अर्धगोला हो गया, प्रिज्म पिरामिड। अब एक चीज देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए आयत, एक एक चीज इसको मैं बता रहा हूं। आयत जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसी को हम आयत कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होती है, चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, जानने का प्रयास करिएगा कि आयत और वर्ग की जब बात कर रहे हैं तो देख लीजिए कि घन किसे कहते हैं। देखिए इसमें लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब भुजा। अभी आकृति थोड़ा सा बन नहीं पाई, मैं बना रहा हूं पुनः से। देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों भुजा, तीनों आकृतियां, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीज, तीनों की भुजा जो होती है आपस में बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यह जो आकृति होती है उसको क्यूब यानी घन कहते हैं, इसको क्यूब यानी घन कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो आयत से आधारित है, ईंटा देखे हैं, ईंटा देखे हैं ना, ईंट को देखे होंगे आप लोग, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्यूबॉइड बोलते हैं। तो ईंटा देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों आकृतियां यहाँ अलग अलग होती हैं, तीनों आकृतियां यहाँ पे अलग अलग होती हैं। उस तीनों आकृतियां अलग होती है, उसे बंद घिरी आकृति, एक ठोस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। ये बात आप समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद शंकु, इसके बाद शंकु को देख लीजिए। शंकु को हम लोग क्या कहते हैं? कोन बोलते हैं। आप जोकर वाले टोपी को ले लीजिए ऐसे, या फिर आप आइसक्रीम को ऐसे रख लीजिए। तो ये जो आकृति है ये भी 3D के अंतर्गत आता है, 3D 2D के अंतर्गत आती है, ये आकृति 3D के अंतर्गत आती है। आप सिलेंडर बेलन देख लीजिए। बेलन सिलेंडर को देखे होंगे कि नीचे भी आकृति, ऊपर भी आकृति, जैसे पेन ही है, या ये देख लीजिए बोतल है, बेलन नीचे आपका वृत्त, ऊपर भी वृत्त के तरह, और ये पानी इतने बड़ा होगा तो इसमें अलग अलग आकृति बनी हुई है, इसको क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। अब देखिए गोला, गोला ये वृत्त जो है क्षेत्रफल घेरता है बीच वाला जगह, लेकिन जो गोला होता है यूं समझ लीजिए, आप फुटबॉल को देख लीजिए, तरबूज को, बनता तो ऐसे खींच के गोला लिख देते, लेकिन गोला की जो आकृति होगी, जो डिजाइन होगी, कुछ इस तरह होगी। ये बात समझने का प्रयास करिए। अब गेंद को देख लीजिए, यह जो बन जाएगा हमारा पूरा भरपूर ऐसे ऐसे जो बन जाएगा गेंद टाइप का, इसी को क्या कहेंगे? हम गोला कहेंगे, वजनदार। ये तीनों आकृति को घेरेगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों बात को घेरने का क्या करेगी? प्रयास करेगी, और तीनों चीजों को ही घेरेगी, उसी को हम क्या कहते हैं? गोला कहने का प्रयास करेंगे। स्फेयर इसको कहते हैं। अर्धगोला देख लीजिए, यहाँ पे इसी गोला को इस बीच में से काट दें तो ये इस वाले पोर्शन को देख लीजिए, इसी वाले पोर्शन को देख लीजिए। आप तरबूज को आधा पर से काट दें या कहीं से काट दें ऐसे, या फिर आप नगाड़ा देखे होंगे, तबला देखे होंगे, जो वो आपके 3D के अंतर्गत आता है, वो आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज घेरने का प्रयास करता है। अब देखिए आप कभी भी वृत्त और गोला में कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं होंगे, डाउट थोड़ा भी नहीं करेंगे कि नहीं वृत्त क्या चीज होता है और गोला क्या चीज होता है। आप एक चीज जान लीजिए, इस वाले पोर्शन को समझ लीजिए कि घन क्या है, घनाभ क्या है, शंकु क्या है, बेलन क्या है, गोला क्या है और अर्धगोला क्या चीज है। प्रिज्म पिरामिड भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं।
और एक चीज समझने का प्रयास करिए कि आपकी जो ये अलग अलग आकृतियां हैं, ये समलंब, समकोण, ये सारी अलग अलग जो आकृतियां हैं, इन्हें हम एक एक चीज बारीकियों से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज और इसी के आधार पे जो प्रश्न पूछेगा, इसमें पूछेगा कि इसका आयतन क्या। अब देख लीजिए, इसके जब तीनों चीज का यूज करेगा तो इसमें आयतन भी पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछेगा, और आपका क्षेत्रफल भी इससे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल भी इसमें क्या होगा। जैसे मान लीजिए इसी का बस इस पेपर चिपकाना हो, चाहे कोई गिफ्ट आप पैकेट कर रहे हैं, तो कितने क्षेत्रफल का पेपर लगेगा, या फिर इसी के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब ये बेलन मान लीजिए है, इसके किनारे किनारे ऐसे चीज लपेटते हैं तो उसी को वक्र पृष्ठ कहते हैं। लेकिन किनारे किनारे के साथ ये बोतल के सिर्फ किनारे किनारे हम पेपर को लपेटते हैं तो इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। और इसके ऊपर और नीचे भी हम पेपर को लपेट देंगे, चारों तरफ इसी को ढक देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठ कहने का प्रयास करेंगे। तो कुछ में संपूर्ण पृष्ठ है, कुछ में वक्र पृष्ठ है। इस आकृतियों को हम देखने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पे पॉपकॉर्न लिए या कुछ भी लिए तो केवल वक्र पृष्ठ की बात आएगी। अगर बात करेगा तम्बू आप छवा लिए तो तम्बू वक्र पृष्ठ की बात करेगा। कहीं कहीं नीचे भी कुल्फी बना लिए, चारों तरफ ढक लिए तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन 3D में बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की बात कर रहा है। एक और बात करेगा, विकर्ण की बात करेगा। इसमें जब भी बात करेगा आपको क्षेत्रफल की बात करेगा, क्षेत्रफल की बात करेगा, विकर्ण की बात करेगा, या फिर कर्ण की बात करेगा, या फिर परिमाप की बात करेगा। परिमाप की बात करें, तीन चीज इसकी क्या करेगा? बात करेगा। और इन दोनों को, आकृतियों को मिलाकर जब प्रश्न आपके मैथ वाले पोर्शन में पूछता है तो आपको कहीं ना कहीं एक एक चीज बताने की जरूरत पड़ती है। और जब बताने की जरूरत पड़ेगी तो आपको खुद बताना पड़ेगा। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ये क्या चीजें हैं। आगे भी अब इसके फार्मूले को मैं निर्माणित करता हूं और एक एक फार्मूला मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो आइए, ये सेशन थोड़ा सा अगर लंबा हो सकता है तो उससे बिल्कुल ना घबराइएगा आप लोग, और आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। 2D के पोर्शन में हम लेके चलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 2D के पोर्शन को हम लेके चलेंगे क्षेत्रफल में, कि कैसे कैसे क्षेत्रफल होता है और क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हम देख लीजिए, त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज की बात करेंगे, ट्रायंगल की बात करेंगे, और ये देखिए, यहां पे 3 रेखाओं से बंद आकृति है। 3 रेखा है तो 3 ठो अंतःकोण बनेगा। इस रेखा को हम ए नाम दे दिए, इस रेखा को बी नाम दे दिए, और इस पर एक लंब खींच दिए। और इसको हम, जब लंब जिस पे खींचते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। इसको या तो लंब कहेंगे या फिर ऊंचाई कहेंगे। ठीक, तो देख लीजिए, इसको ऊंचाई कहेंगे, इसको हम यच मान लिए। तो एक की बात होगी, फार्मूले नंबर 1 की जब बात होगी तो होगी उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे
ऊंचाई, ये इसके जो अंदर का भाग होगा यही क्षेत्रफल होगा, वही क्या होगा, निकल आ जाएगा। अब अगर इसकी इस त्रिभुज की परिमाप की बात करेगा, किसकी बात करेगा, परिमाप की बात करेगा, यहां पे परिमाप की बात करेगा, तो यहां पे अगर इसका नाम C देते हैं, इसका A देते हैं, इसका B देते हैं, तो आप इन रेखाओं को जोड़ लीजिए, A प्लस बी प्लस सी, इसको तीनों को जोड़ लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो ये दो चीज का अगर फार्मूला पूछ लेता है यहाँ पे, तो आप इसको लगाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आइए हम दूसरे सेगमेंट को देखने का प्रयास करेंगे। विषम बाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल। अब देखिए यहां पे अब नाम त्रिभुज का अलग अलग नाम हो रहा है, इनका अलग अलग नाम हो रहा है कि हम विषम बाहु, विषम का मतलब अलग अलग, जब तीनों भुजाओं की आकृति अलग अलग होगी तो इसी को क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहने का प्रयास कहेंगे। आइए ये A, ये B और ये C, तो यहां से यहां तक का जो नाम पैमाना है वो A है, यहां से यहां तक की जो इसकी भुजा है B है, यहां से यहां तक की भुजा क्या है, C है। तो ये देख लीजिए विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C, यानी तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहली बात, दूसरी बात आ जाएगी कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में आ जाएगा यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे जो यस है वो अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब कि पूरे परिमाप को जोड़कर हम दो से क्या करें, भाग करें, तो यस का मान आएगा और इस फार्मूले पे रखेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आप एक चीज आकृतियों को समझने का प्रयास करिए, उनके नामों के आधार पर अलग अलग आकृतियां हैं। तो आइए अगले सेगमेंट को देखने का प्रयास करेंगे, इसमें तीसरे पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे, तीसरे चीज को कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए जब त्रिभुज की आकृति बने, जब त्रिभुज की आकृति बने इस तरह से और एक कोण 90 डिग्री का बन जाए, एक कोण 90 डिग्री का बन जाए तो इसी आकृति का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कर्ण या विकर्ण कहते हैं। विकर्ण आपके आयत में कहेंगे, विकर्ण आपके वर्ग में कहेंगे, लेकिन त्रिभुज है तो उसी के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे हम। इसको अब जो बना हुआ है इस पे, इसी को हम आधार कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। कोण वहां पे बना हुआ है,
लेकिन आधार अगर दूसरा, हम आधार कैसे इसको मानेंगे? देखिए, अगर यहाँ पे थीटा कोण बना लिए तो आधार मेरा ये हो गया, अगर इसको बेस मानेंगे तो आधार ये, तब लंब ये हो जाएगा, तब त्रिकोणमिति में हम जाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम आपको क्या पढ़ रहे हैं? अभी आपको मैं क्षेत्रमिति बता रहा हूँ, त्रिकोणमिति नहीं बता रहा हूँ। तो एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, तब अब आ जाएंगे कि समकोण, पहला फार्मूला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। और मान लीजिए कि इसमें भी परिमाप की बात आएगी, समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर, मान लीजिए किसको करेंगे? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण को जोड़ लेंगे तो इनका क्या निकल के आ जाएगा? परिमाप निकल के आ जाएगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे पाइथागोरस पर में देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हम इस पर सिर्फ लिखते हैं कर्ण बराबर, ये स्क्वायर हटता है तो रूट में हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बात समझने का प्रयास करिएगा। और ये आपके रीजनिंग के दिशा वाले पोर्शन में आते हैं, और आपके मेंसुरेशन में जहां जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा वहां वहां कर्ण विकर्ण की बात करेगा ही करेगा। जान लीजिए, इतनी बात समझने का प्रयास करिए। अब आप ये खुद सोच के देख लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, कितनी जरूरी ये चीजें हैं आपको जानना और समझना। एक एक चीज को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आगे 3 बात, आइए, समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा जिसकी बराबर हो। लेकिन चौथी बात, चौथे वाले पोर्शन को हम बात करेंगे सम बाहु त्रिभुज इक्वय लेटरल ट्रिंगल की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है, ये चीज समझने का प्रयास करिएगा। समबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। जो प्रश्न आता है यहीं से आता है और कहीं से प्रश्न नहीं आता है। मतलब कि ये भुजा आपस में बराबर हो, ये इसकी ऊंचाई है यहाँ पे। तो जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देख लीजिए, भुजा जब बराबर हो तो ए मान लीजिए, ए भी ए होगा तो ए भी क्या होगा? ए होगा। अब आइए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 है। देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाओं को आपस में क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? हम परिमाप कहेंगे। दूसरी चीज कि सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ए का जो मान होगा वही हमारा हो जाएगा।
आइए चौथे फार्मूले को देखते हैं कि समबाहु समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर रूट में 3/2 गुणे भुजा। ये ऊंचाई, इसी को हम क्या कहते हैं, इस यच को हम ऊंचाई कहते हैं और इस ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। इस ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। इसी ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फार्मूला लोग भूल जाते हैं, और जब फार्मूला आप भूल जाएंगे तो बिल्कुल नहीं। अब 2 के बाद यहाँ 3 आता है, मैं 4 लिख दिया। चौथा देख लीजिए, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल करड़ी में 3/3 गुणे मध्यिका का स्क्वायर। देखिए ये इतना छांट के मैं आपको खोज के छांट के आपके लिए इतना मेहनत करके इस फार्मूले को एक जगह कलेक्शन करके बता रहा हूं कि अगर आपका प्रश्न बना तो यहां से आप सवाल कर ले जाएंगे। कड़ी में 3/3 मध्यिका का स्क्वायर, अगर मध्यिका दे देगा, कहेगा मध्यिका देकर समबाहु त्रिभुज का पूछ ले कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट 3/3 गुणे मध्यिका का स्क्वायर के आपके निकाल लेंगे। अगर ऊंचाई पूछेगा तो कड़ी में 3/2 गुणे भुजा करके आप उसकी ऊंचाई अर्थात मध्यिका को निकाल लेंगे, और इसी को हम क्या कहेंगे, मध्यिका कहेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहां से आप कोई भी पेपर देख लीजिए, ग्रुप डी, ग्रुप सी, टेट वगैरह, चाहे कोई भी पेपर आप देखिएगा समबाहु त्रिभुज का ही बनेगा। आप इसमें एक प्रश्न और बनाने का प्रयास करता है कि इसी के विपरीत में अंतःवृत्त करके दे देगा तो पूछ लेगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या वगैरह पूछ लेता है, या फिर इसी के बीच में परिवृत्त बना के दे देगा, और ये समबाहु के लिए ही इंपॉर्टेंट है। या फिर एक 2-2 जब आकृति है तो वर्ग के बाहर वृत्त, और फिर वर्ग के अंदर, फिर आयत के अंदर, फिर आयत के बाहर का वृत्त बना के देगा। तो जब एक एक कंसेप्ट देखिए, त्रिकोणमिति में आप मानिए चाहे ना मानिए, आप अच्छा कहिए चाहे बुरा कहिए, मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मैं एक बात कह लूं, इसका अगर फार्मूला आपके जहन में नहीं है ना, तो आप क्षेत्रमिति का एक फार्मूला नहीं लगा पाए, एक सवाल नहीं लगा पाए, सॉरी एक सवाल नहीं आप कर पाएंगे। आप पछताते रह जाएंगे, हमको करना क्या था, हम कर क्या रहे हैं। इतनी बात समझने का प्रयास कर लीजिएगा। तो इसमें इतने इंपॉर्टेंट चीज, 4 चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीज में बताने का प्रयास किया हूं, तो आप अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। इसी 2D में आप समझने का प्रयास करिए कि मैं आपको कहीं भी इसको ये नहीं कहा हूं कि आप ऐसे नहीं वैसे करिए। अब इसी में आपको ये देख लीजिए, देखिए मैं क्या क्या आपको बता दिया। त्रिभुज आपको बता दिया, 1 2 नंबर विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसी फॉर्मेट पे समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। 2 भुजा जब आपस में बराबर हो जाएगी तो मान यहां में रख देंगे, तो यहां पर समद्विबाहु वाला भी आ जाएगा। आप देखिए तीसरा समकोण वाला भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया। इसके बाद भी समबाहु त्रिभुज का भी बता। अब आते हैं इसमें एक 5वां देखने का प्रयास करेंगे, आपको 5वां पोर्शन को अच्छे तरीके से देख लीजिए। 5वां वृत्त सर्कल, वृत्त सर्कल। अब इस चीज को मैं बार बार आपको क्यों बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये क्यों बताने का प्रयास कर रहा हूं, यहाँ पे वृत्त क्या है, एक मेन केंद्र बिंदु से बंद चारों तरफ की एक आकृति। अब देखिए ये मेन बिंदु है, यहां से यहां तक के दूरी को हम रेडियस त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। यहां से यहां तक के दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। लेकिन ये दूरी जब इसी केंद्र से यहां तक आ जाएगा तो त्रिज्या त्रिज्या त्रिज्या, इसी को हम पूरे यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, डायमीटर कहेंगे, व्यास कहेंगे। अब बात को समझे। अब ये इस केंद्र को छोड़ दिया जाए, यहां से अगर इसको खींच लें, केंद्र पे न गुजर रहा है, तो इन सब को क्या कहेंगे हम,
जीवा कहेंगे। ये मान लीजिए कि एक परिधि, इसी को परिधि कहते हैं। परिधि से परिधि तक के मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास। केंद्र से गुजरे तो व्यास कहते हैं, केंद्र से नहीं गुजरे तो उसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए कि इसका आप क्या जानने का प्रयास करेंगे कि वृत्त की परिधि का मतलब ऐसे किनारे किनारे खींच लिए तो आइए, वृत्त, पहला फार्मूला, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगी? 2 पाई r हो जाएगी। और दूसरा फार्मूला कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए तीसरी बात कि त्रिज्या क्या होगी? r होगा। और यहाँ पे बात कर लें व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पांचवी बात करें तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा के 2 होगा। व्यास बटा के 2 होगा। ये बात समझने का प्रयास करिए कि इन चीजों को आप कैसे कैसे करेंगे और कैसे कैसे इन सवालों को लगाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। आप इनके मैं फार्मूले को दिया हूं, इनके फार्मूले को आप यूज करिए, इनके फार्मूले को आप समझिए। आज मैं 2D में मैं आपको बताने का प्रयास क्या कर रहा हूं? 2D में ही आपको मैं बता दिया त्रिभुज के जितनी आकृतियां हैं उसको, और वृत्त के अगले पार्ट में चतुर्भुज के और 3D के पोर्शन को लेके आएंगे। तो आप इसको नोट्स बाकायदे से बनाने का प्रयास करेगा। और जान लीजिए कि जब 50 पे सवाल लेके आए तो आपके फार्मूले याद रहें। अगर फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो मैं बार बार बता रहा हूं कि इसके एक भी सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे। इतना बात आप एकदम कंसेप्ट मतलब क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहे तो आपके एक भी सवाल नहीं आएंगे। तो आप सबको आर निश्चय एकेडमी में पुनः स्वागत है। और आप सबको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को जरूर चुनें। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति के लिए आर निश्चय एकेडमी का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।